आज मैं आपको आपकी उत्कर्ष हिंदी पाठमाला का पाठ 12 पुष्किन के गांव में पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ को पढ़ने से पहले मैं आपसे यह कहना चाहूँगी कि अभी तक जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए आगे भी वीडियो डालती रहूँगी जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। अब मैं पाठ को पढ़ना शुरू करती हूँ। आप जानते ही हैं, एक समय था जब हमारे देश में साधना आराधना करने वालों को केवल ऋषि, लेकिन साहित्य साधना करने वालों को महर्षि कहा जाता था। इसका कारण भी था। साधक केवल अपने जीवन को धन्य करता है, जबकि साहित्य साधक अपने सृजन से पूरे समाज का हित करता है। इसलिए वाल्मीकि, वेद व्यास और तिरुवल्लुवर जैसे महान साहित्य साधक महर्षि की उपाधि से विभूषित किए गए। इसमें यह बताया गया है कि एक समय था जब हमारे देश में साधना आराधना करने वालों को ऋषि कहा जाता था, लेकिन जो साहित्य साधना करते थे उन्हें महर्षि कहा जाता था। इसका कारण भी था। इसका कारण यह था कि जो साधक होता है साधना करने वाला, वह केवल अपने जीवन को धन्य करता है, जबकि साहित्य साधना करने वाला अपनी जो नई साहित्य का सृजन करता है, नए साहित्य का निर्माण करता है, उससे पूरे समाज का हित होता है, पूरे समाज का फायदा होता है, पूरे समाज को उसका लाभ पहुंचता है। इसलिए वाल्मीकि, वेद व्यास, तिरुवल्लुवर जैसे महान साहित्य साधना करने वालों को महर्षि की उपाधि दी गई। अब आगे पढ़ते हैं। पाठ प्रवेश। कुछ देशों में आज भी अपने लेखकों को महानतम मानने की परंपरा है। इसका अर्थ है कि कुछ देशों में आज भी अपने लेखकों को वो महान मानते हैं, उन्हें महान माना जाता है। हमारे पुराने मित्र सोवियत रूस में आज भी अपने लेखकों के निवास को संग्रहालय का रूप दिया जाता है। संग्रहालय का अर्थ होता है जहाँ पर बहुत सी चीज़ें इकट्ठी होती हैं। आलय का अर्थ होता है घर, सी चीज़ें इकट्ठे होने का घर। तो वहाँ पर जो सोवियत रूस है, वहाँ पर लेखकों के निवास को संग्रहालय का रूप दिया जाता है। उनके जन्म दिवस पर, उनके जन्मदिन पर मेलों का आयोजन होता है। इस यात्रा वृतांत के लेखक को रूस के महान लेखक पुष्किन के जन्मदिन पर उनके गांव जाने का अवसर मिला। यहाँ पर लेखक पुष्किन के जन्मदिन पर उनके गांव गए, उन्हें वहाँ जाने का मौका मिला। अवसर का अर्थ होता है मौका। वहाँ उन्होंने जो कुछ देखा वह किसी चमत्कार से कम नहीं था। जहाँ वह पुष्किन का, चाहे वह घर हो या उनकी चीज़ें हों या रूसियों का पुस्तकों के प्रति प्रेम हो। इसका अर्थ यह है कि जब लेखक पुष्किन के जन्मदिन पर उनके गांव गए, तब उन्होंने वहाँ पर इतनी सारी चीज़ें देखी कि उन्हें ऐसा लगा जैसे यह कोई चमत्कार है। चाहे वह पुष्किन का घर हो, वहाँ जो उन्हें पुष्किन का घर था वो भी बड़ा अच्छा लगा, वहाँ पर उनकी चीज़ें भी अच्छी लगी, और रूसियों का पुस्तकों के प्रति प्रेम, कि रूसी लोग पुस्तकों से कितना प्यार करते हैं। पुष्किन काव्य समारोह का प्रमुख कार्यक्रम पुष्किन के गांव में आयोजित हुआ। पुष्किन का जो काव्य समारोह था उसका प्रमुख कार्यक्रम, महत्वपूर्ण कार्यक्रम पुष्किन के गांव में आयोजित हुआ। वह गांव में संपन्न किया गया था। वहाँ पर जो पुष्किन का गांव था, वहाँ पर जो काव्य समारोह का कार्यक्रम था वो वहाँ पर आयोजित किया गया था। गांव से काफ़ी दूर बाहर एक स्कूल में हम ठहरे। लेखक ने कहा है कि गांव से बहुत दूर बाहर एक स्कूल था जहाँ उनके रुकने की व्यवस्था की गई थी। विद्यार्थियों की बड़ी बड़ी कक्षाओं में 8-8, 10-10 बिस्तर डाल दिए गए थे। जो स्कूल था वहाँ पर विद्यार्थियों की बड़ी बड़ी कक्षाएं थी, वहाँ पर उनके लिए बिस्तर डाल दिए गए थे आराम करने के लिए, क्योंकि स्कूल की छुट्टियाँ हो रही थी
और स्कूल को एक कैंप में बदल दिया गया था। दीवारों पर चार्ट थे। हर कक्षा में शीशे की अलमारियों में अनेक चीज़ें संग्रह करके रखी गई थी। संग्रह का अर्थ होता है इकट्ठी करके। दोपहर में हम पुष्किन के गांव मिखानलोवस्कोए में घूम चुके थे। लेखक कहते हैं कि दोपहर के समय वे पुष्किन के गांव, जिसका नाम था मिखानलोवस्कोए, वहाँ पर वो घूमने गए। उनका घर देख चुके थे। वहाँ उन्होंने पुष्किन का घर भी देखा। नदी के किनारे एक उद्यान, जिसमें छोटा सा घर। नदी के किनारे एक बगीचा था। उद्यान का अर्थ होता है बगीचा, जिसमें छोटा सा घर था और वह छोटा सा घर पुष्किन का था। उद्यान एक तरफ कछार में बदल जाता है और दूसरी तरफ बहुत ही रमणीक जंगल में। कछार का अर्थ होता है नदी के किनारे की नीची और गीली जमीन। तो वहाँ पर जो उद्यान था वो एक तरफ तो जो नदी के किनारे की नीची और गीली जमीन थी, जिसे कछार कहा गया है, उसमें बदल जाता है, और उसके दूसरी तरफ बहुत ही रमणीक जंगल था। रमणीक का अर्थ होता है बहुत सुंदर। कछार के पास ही कुचाने झील है। कुचाने झील का नाम बताया गया है यहाँ पर कि कछार के पास कुचाने नाम की झील है। दूसरी तरफ सरोत नदी है। यहाँ पर नदी का नाम बताया गया है सरोत। चारों तरफ शांति और सुखद शांति है। लेखक कहते हैं कि वहाँ पर चारों तरफ सुख शांति का वातावरण है। बड़ा ही शांत वातावरण है, जो उन्हें बहुत ही अच्छा लगा। मैं कछार में निकल आता हूँ। नैसर्गिक घास। रूसी जमीन की विशेषता है कि घास में पैर रखिए तो गद्दे की तरह जमीन दबती है, पर कीचड़ नहीं होता। लेखक कहते हैं कि नैसर्गिक घास, नैसर्गिक का अर्थ होता है स्वाभाविक, सहज, प्राकृतिक। जो वहाँ की नैसर्गिक घास है, जो स्वाभाविक घास है, वहाँ की रूसी जमीन की विशेषता मानी जाती है। और वहाँ की घास ऐसी है कि अगर हम उस पर पैर रखें तो वह गद्दे की तरह जमीन दब जाती है। जैसे गद्दे पर जब हम पैर रखते हैं तो गद्दा नीचे की तरफ हो जाता है, ऐसे ही वहाँ की घास पर जब हम पैर रखा हमने, लेखक कहते हैं, तो वो जमीन गद्दे की तरह नीचे दब गई, पर कीचड़ नहीं होता। पर वहाँ पर कीचड़ नहीं होता। बर्फ जज्ब होकर जमीन को स्प्रिंगदार कर देती है। जज्ब का अर्थ होता है समा जाना, सोख लेना। वह जमीन को, जो बर्फ होती है, वह सोख लेती है और जमीन को स्प्रिंगदार बना देती है। यह क्षेत्र पुष्किन का स्मारक क्षेत्र माना जाता है। अब आगे पढ़ते हैं। पुष्किन का घर युद्ध के समय नष्ट हो गया था। लेखक कहते हैं कि जो पुष्किन का घर था, जब युद्ध हुआ था उस समय उनका घर नष्ट हो गया था। ठीक वैसा ही फिर खड़ा किया गया है। ठीक उसी तरह से उसे दोबारा बनाया गया है। खिड़कियों पर फूल लगे हुए हैं और चारों तरफ अनेक प्रकार की चिड़ियाँ चहकती हैं, कि वहाँ पर अनेक प्रकार की चिड़ियों की चहकने की आवाज़ आती है। सुबह सुबह समारोह था। कहते हैं कि सुबह सुबह जो पुष्किन का काव्य समारोह था, वो कार्यक्रम संपन्न होने वाला था। पुष्किन वन खंडी के विशाल बाड़े के बाहर एक बड़ा मैदान था, जहाँ पर विशाल बाड़ा बहुत बड़ी जगह थी और वहाँ पर उसके बाहर एक बड़ा मैदान था, बहुत बड़ा गोलाकार मैदान। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ों के जंगल। जो मैदान था वो गोल आकार का था। वहाँ चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ों के जंगल थे। जैसे जंगल के बीच से काटकर यह जगह निकाली गई हो। ऐसा लग रहा था कि जंगल के बीच से काटकर वह मैदान बनाया गया है, क्योंकि वहाँ पर ऊंचे ऊंचे पेड़ों के जंगल चारों तरफ दिखाई दे रहे थे और बीच में मैदान था। मुख्य समारोह के लिए जब हम वहाँ पहुँचे तो देखा आदमी, औरतों और बच्चों से मैदान खचाखच भरा हुआ है। खचाखच का अर्थ होता है कि वहाँ पर बहुत अधिक भीड़ थी, जरा सी भी जगह नहीं थी। जब लेखक मुख्य समारोह में पहुँचे तो उन्होंने आदमी, औरतों और बच्चों से भरे हुए मैदान को देखा।
मेले का सा आलम है। वहाँ पर ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी मेले का आयोजन किया गया है, जैसे कोई मेला लग रहा है। खाने पीने की तमाम दुकानें हैं। तमाम का अर्थ होता है बहुत सारी दुकानें लगी हुई थी वहाँ पर खाने पीने की, और सबसे ज़्यादा दुकानें वहाँ पर किताबों की हैं। धूप तेज हो रही थी। लोगों ने अखबारों की टोपियाँ लगा रखी थी। काव्य समारोह में जो लोग आए थे वहाँ पर लोगों ने धूप से बचने के लिए अखबारों की टोपियाँ लगा रखी थी, और वहाँ सबसे अधिक किताबों की दुकान थी, और खाने पीने की भी बहुत सारी दुकानें थीं, लेकिन सबसे अधिक दुकानें किताबों की थीं। एक कोने पर बहुत ऊंचा मंच बना हुआ था। मंच के पीछे सटा हुआ जंगल का भाग है, जिसमें फलों के जूस, फल, भुनी मछलियाँ, नाना प्रकार की खाने पीने की चीज़ें बिक रही हैं। लेखक कहते हैं कि एक कोने पर बहुत ऊंचा मंच बना हुआ है। मंच के पीछे जंगल का भाग है, जहाँ पर फलों के जूस, फल, भुनी मछलियाँ, नाना प्रकार मतलब अनेक प्रकार की खाने पीने की चीज़ें बिक रही हैं। वहाँ पर अनेक खाने पीने की चीज़ों की दुकान है। दर्शकों की भीड़ के पीछे बीच ऊंचे स्तंभों पर कैमरे हैं। दर्शक जो देखने वाले लोग हैं उनकी भीड़ के बीच ऊंचे स्तंभ पर कैमरे हैं। मंच के ऊपर नीचे फोटोग्राफरों की भीड़ है। मैं लोगों की भीड़ की ओर जाना चाहता हूँ। मैं का अर्थ है जो लेखक हैं वो कहते हैं कि मैं लोगों की भीड़ की ओर जाना चाहता हूँ, लेकिन दुभाषिया बताता है उधर मत जाइएगा, फंस जाइएगा। लेकिन जो दुभाषिया था, दुभाषिया का अर्थ होता है दो भाषाओं का जानकार व्यक्ति। उन्होंने लेखक से कहा कि आप वहाँ मत जाइएगा, नहीं तो फंस जाएंगे। तब लेखक ने पूछा, क्या मतलब है इसका? आप मुझे क्यों मना कर रहे हैं वहाँ जाने के लिए? क्योंकि वो भीड़ में जाना चाहते थे। आप पर ऑटोग्राफ के लिए टूट पड़ेंगे, जान छुड़ानी मुश्किल हो जाएगी। वे तो अब दुभाषिए ने कहा, जो दो भाषाओं के जानकार होते हैं, दो भाषाओं का जानकार व्यक्ति जो होता है उसे कहते हैं दुभाषिया। उन्होंने कहा कि यदि आप भीड़ के बीच में जाएंगे तो लोग ऑटोग्राफ के लिए आप पर टूट पड़ेंगे, मतलब आपके पास आ जाएंगे, और आपको सारी भीड़ इतनी घेर लेगी कि आप उनसे पीछा नहीं छुड़ा सकते। उनके पास से आना बड़ा ही कठिन हो जाएगा। मुश्किल का अर्थ होता है कठिन। मेरे दुभाषिए ने मुझे मंच के पीछे वीआईपी बाड़े में रोक के रखा। लेखक कहते हैं कि उनका जो दुभाषिया था उन्होंने उन्हें मंच के पीछे वीआईपी बाड़े में रोक के रखा। वीआईपी बाड़ा मतलब जो बड़े बड़े लोग थे उन्हीं के बाड़े में उन्हें रोक के रखा। बाड़े के चारों ओर पुलिस के सिपाही खड़े हुए थे। यह जरूर है कि अपने यहाँ की तरह हाथ में लाठियाँ लिए वे पूरे प्रदर्शन के ठेकेदार नहीं लग रहे थे। लेखक कहते हैं कि लेकिन वहाँ पर यह बात मैंने देखी कि हमारे भारत की तरह जैसे पुलिस हाथ में लाठी लेकर खड़ी रहती है, वे लाठियाँ लेकर नहीं खड़े हुए थे। वे इधर उधर चुपचाप खड़े थे, कुछ फूलों के गमलों की तरह। ऐसा लग रहा था जैसे फूलों के गमले एक जगह रखे रहते हैं, एक स्थान पर रखे रहते हैं, ऐसे ही वो अपने अपने स्थान पर चुपचाप खड़े हुए थे। लेकिन फिर भी लोगों ने व्यवस्था तोड़ने की कोशिश नहीं की। वहाँ पर पुलिस वाले बिना डंडा लिए चुपचाप खड़े हुए थे, किसी से कुछ भी नहीं बोल रहे थे। फिर भी वहाँ के लोग इतने डिसिप्लिन में थे, इतने सभ्य थे कि वहाँ पर किसी ने भी व्यवस्था नहीं तोड़ी, किसी ने भी व्यवस्था तोड़ने का प्रयास नहीं किया। कोशिश का अर्थ होता है प्रयास। थोड़ी देर में कार्यक्रम शुरू हो गया। एक सिपाही मेरे पास आया। लेखक कह रहे हैं कि एक सिपाही कार्यक्रम शुरू होने के बाद मेरे पास आया। अभिवादन के लिए उसने सिर हिलाया। उसने अभिवादन किया, उनसे नमस्ते की और बाड़े की एक और इशारा किया। रस्सी से बनाए नए बाड़े के दूसरी तरफ सैकड़ों लड़कियां और बच्चे धक्का मुक्का कर रहे थे, तब कि वो एक दूसरे से सब आगे आना चाहते थे।
वहाँ पर बहुत सारे लड़कियाँ, बहुत सारे और बच्चे खड़े हुए थे। उनके हाथों में किताबें और कलमें थीं। लेखक कहते हैं कि उन्हें देखकर मैं समझ गया कि वे ऑटोग्राफ चाहते हैं। सिपाही ने संकेत से यह बताया भी और आंखों से अनुनय का भाव भी दिखाया। सिपाही ने संकेत से, इशारे से उन्हें बताया और आंखों से अनुनय का भाव भी दिखाया कि तुम्हारा ऑटोग्राफ, तुम्हारे जो हाथों में किताबें हैं उन पर ऑटोग्राफ तुम्हें मिल जाएगा। मैं बाड़े के पास चला आया। लेखक कहते हैं कि मैं बाड़े के पास आ गया। रेल पेल बढ़ने लगी पर कोई नाम मात्र की भी उस रस्सी की लक्ष्मण रेखा को तोड़ या लांघ कर नहीं आया। रेल पेल का अर्थ होता है बहुत सारे लोगों की धक्का मुक्की। लेखक कहते हैं कि बहुत सारे लोगों की धक्का मुक्की हो रही थी, लेकिन कोई भी उस रस्सी के बाहर, मतलब उस रस्सी को तोड़कर या लांघ कर नहीं आया। किसी ने भी जबरदस्ती नहीं की कि कोई वहाँ उस रस्सी को तोड़कर आ जाए। सब भीड़ तो थी, धक्का मुक्की तो हो रही थी, लेकिन किसी ने जो रस्सी थी उसको पार नहीं किया। कोई घंटे भर तक मैं उनकी किताबों पर हस्ताक्षर करता रहा। लेखक कहते हैं कि 1 घंटे तक मैं उनकी किताबों पर हस्ताक्षर करता रहा। लगभग सभी के हाथ में खरीदी हुई एक नई किताब थी। लेखक ने कहा जो बच्चों ने किताबें ले रखी थी उनके हाथ में सबके नई किताब थी, जिस पर वे लेखक से हस्ताक्षर करवा रहे थे। हस्ताक्षर पुस्तिका किसी के पास नहीं थी। शायद इससे वह किताब को और अधिक मूल्यवान और रक्षणीय बनाना चाहते थे। लेखक कह रहे हैं कि हस्ताक्षर पुस्तिका उनमें से किसी के पास नहीं थी। शायद इससे वह किताब को और अधिक रक्षणीय, रक्षणीय का अर्थ होता है जिसकी रक्षा या बचाव किया जा सके। रूसी बच्चों और औरतों में पुस्तक प्रेम का प्रमाण हमें एक दिन पूर्व ही मिल चुका था, जब हम पुष्किन का घर देखने गए थे। लेखक कहते हैं कि रूसी बच्चों और औरतों में पुस्तक प्रेम का प्रमाण मुझे एक दिन पहले ही मिल चुका था। पूर्व का अर्थ होता है पहले, जब वे पुष्किन का घर देखने गए थे। इसी मैदान में लकड़ी की मेजें रखकर 50 दुकान लगी थी और उन पर खरीदारों की भीड़ थी। लेखक ने देखा कि वहाँ पर मैदान में लकड़ी की मेजें रखकर लोगों ने 50 दुकानें किताबों की लगा रखी थी और वहाँ पर खरीदने वालों की भीड़ लगी हुई थी। किताबें रूसी साहित्य की, कला की सस्ती किताबें थी। मुझे लगा, लेखक कहते हैं कि उन्हें लगा कि बच्चे उसी तरह किताब खरीद रहे हैं जैसे मेले में गुब्बारे खरीदते हैं। बाल साहित्य की रंग बिरंगी किताबें देखने को मिली, पर भीड़ इतनी थी कि उस दिन बहुत सी किताबें नहीं देख पाया था, जिन्हें अब हस्ताक्षर करते करते देख रहा था। लेखक कहते हैं कि मुझे वहाँ पर बाल साहित्य की रंग बिरंगी बहुत सारी किताबें देखने को मिली थी, लेकिन भीड़ होने के कारण वे उस दिन जो किताबें नहीं देख पाए थे उन्हें अब वे हस्ताक्षर करते करते देख रहे थे। उनके हाथों में गोर्की, तालस्टॉय, पुष्किन, चेखव आदि पुराने रूसी लेखक थे और उन पर एक भारत के कवि के हस्ताक्षर हो रहे थे। मैं कहीं लज्जित भी अनुभव कर रहा था। लेखक कहते हैं कि वो किताबें जो थीं वो गोर्की, तालस्टॉय, पुष्किन, चेखव आदि पुराने रूसी लेखकों की थी, लेकिन जब उन पर भारत के कवि के हस्ताक्षर हो रहे थे तो वे अपने आप को लज्जित भी अनुभव कर रहे थे, लज्जित महसूस कर रहे थे। एक रेला खत्म होता तो दूसरा आ जाता। लेखक कहते हैं कि एक भीड़ खत्म होती तो दूसरे शुरू हो जाते। भीड़ खत्म होने में ही नहीं आती कि भीड़ खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। लेखक को लगभग 1 घंटा हो गया। मुझे उनकी मुस्कान और उनके हिलते अधरों पर पशीबा अच्छा लगता। उनका छोटा सा संतोष मुझे प्रिय लगा। पशीबा बोलकर वे मेरा आभार प्रकट कर रहे थे, मुझे धन्यवाद दे रहे थे। लेखक कहते हैं कि 1 घंटा हो गया था, लेकिन मुझे उनके जो होठों पर मुस्कान थी
वो बड़ी अच्छी लग रही थी और जो वे मुझे पशीबा बोलकर मेरा सम्मान प्रकट कर रहे थे, आभार प्रकट कर रहे थे, उससे मुझे बड़ा ही संतोष प्राप्त हुआ। मुझे ही बड़ा अच्छा लगा कि वे मुझे धन्यवाद कर रहे हैं। मंच पर कवि सम्मेलन चल रहा था। अचानक मेरे दुभाषिया महोदय आए और बोले, अब चलने का समय हो रहा है। लेखक कहते हैं कि मंच पर कवि सम्मेलन चल रहा था। अचानक जो दुभाषिया महोदय थे उनके, वे आए और बोले कि अब चलने का समय हो गया है, अब हमें चलना चाहिए। फिर उन्होंने कुछ हंसकर भी बोला कि आप थक गए होंगे, आप कुछ पी लीजिए, तब तक रहमान भाई को मोर्चा संभालने दीजिए। उन्होंने कहा कि तब तक आप कुछ पी लें, तब तक रहमान भाई आपकी जिम्मेदारी संभालेंगे। यहाँ जहाँ पर लोगों की भीड़ लगी हुई थी, ये अब यहाँ पर ये रहेंगे। मुझे सचमुच राहत मिली। लेखक कहते हैं कि मुझे सचमुच बड़ा ही सुकून मिला, कि बड़ा ही आराम मिला। मैं आकर सेब का जूस लेकर बैठ गया। वे सेब का जूस पीने लगे। उधर लोगों की भीड़ हस्ताक्षर के लिए रहमान भाई पर टूट पड़ी। जो लोग लेखक से अब हस्ताक्षर करवा रहे थे पहले, अब लेखक के आने के बाद वे रहमान भाई जो बांग्लादेश के लेखक थे, उनसे अब हस्ताक्षर करवा रहे थे। 10-15 मिनट बाद एक सिपाही 4-5 किताबें लेकर आया। दुभाषिए ने कहा, कुछ बच्चे रह गए हैं, हस्ताक्षर का अनुरोध कर रहे हैं। 10-15 मिनट के बाद लेखक के पास एक सिपाही 4-5 किताबें लेकर आया और दुभाषिए ने कहा, दुभाषिए ने लेखक से कहा कि कुछ बच्चे रह गए हैं और वे हस्ताक्षर करने का अनुरोध कर रहे हैं। अनुरोध मतलब वो प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारी किताबों पर ऑटोग्राफ दे दीजिए। सुबह हम पुष्किन की समाधि पर फूल चढ़ाने ले जाए गए। लेखक कहते हैं कि सुबह के समय वे पुष्किन की समाधि पर फूल चढ़ाने गए। उनकी समाधि स्यातो गोस्की मठ में है, सादी समाधि। उनकी समाधि का क्या नाम था? पुष्किन की समाधि का नाम स्यातो गोस्की जो मठ में थी, वह बिल्कुल सिंपल बनी हुई थी, सादी बनी हुई थी। मठ में सीढ़ियाँ चढ़कर जाना होता है। लेखक कह रहे हैं कि वहाँ पर सीढ़ियाँ चढ़कर जाना होता है। समाधि पर फूल चढ़ाने का कार्य राजकीय सम्मान के साथ हुआ। समाधि पर जो फूल चढ़ाए गए, जो फूल चढ़ाने का कार्यक्रम था, जो श्रद्धांजलि दी गई उनको, वो राजकीय सम्मान के साथ दी गई। सैनिक बैंड बज रहा था और हमने महान कथाकार पुष्किन को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। लेखक कहते हैं कि वहाँ पर हमने महान कथाकार पुष्किन को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। श्रद्धा सुमन का अर्थ होता है आदर से समर्पित फूल। अब बच्चों, मैं इस पाठ को समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।